Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 16 of class 12th NCERT and this is the part 1 video of this chapter. Question number 1. Non-biodegradable pollutants are created by ऑप्शंस है नेचर, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमंस और नेचुरल डिजास्टर. देखिए नेचर हो गए या रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज या नेचुरल डिजास्टर, ये सब पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं बट ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता है ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स. ह्यूमंस जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पॉलीथीन. तो 1 का सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ इज, ऑप्शन है ये 2.5, 5.0, 10.0 और 7.5. देखिए अगर पर्टिकुलेट मैटर का जो साइज है वो 2.5 हुआ या फिर इससे कम हुआ तो इस साइज का जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो हमारे लंग्स में एंटर कर सकता है और लंग्स में एंटर करने के बाद वो लंग्स को डैमेज कर सकता है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है. ओके, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है या किसी तरीके से डैमेज हो सकता है हमारे लंग्स को, एंड इवन ये प्रीमेच्योर डेथ भी कर सकता है. अगर बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगा तो डेथ भी हो जाती है. तो ये सब क्यों हुआ? ये पर्टिकुलेट मैटर कितना था? 2.5 मैक्रोमीटर के अप्रॉक्स था. इससे बड़ा होगा साइज तो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतना छोटा साइज हमारे लंग्स में पहुंच जाता है एंड कैन कॉज ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ. So question number 2 का A is the correct answer. Question number 3. The material generally used in soundproofing of room like a recording studio and auditorium is. Soundproofing क्या कहते हैं? Insulation. इंसुलेशन. और ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो किसमें होती है? स्टायरोफोम में. स्टायरोफोम, ये स्टायरोफोम किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ XPS यानी कि एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम. पॉलीस्टाइरीन फोम. और ये जो पॉलीस्टाइरीन फोम है दिस इज अ पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है और ये जो आपका एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम है इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है यानी कि ये साउंड प्रूफिंग करता है. तो हम क्या करते हैं, जिस भी रूम में हमको ये लगाना होता है हम उसके वॉल में और उसके रूफ में इस तरीके से XPS को जो है फैला देते हैं. तो यहाँ पे बाहर की जो आवाज है वो इस रूम तक एटलीस्ट, या इस रूम की जो आवाज है वो बाहर तक नहीं पहुंचती. ठीक है, अब इसी के साथ एक और है थर्माकोल जो इसी के जैसा दिखता है. थर्माकोल भी आपका पॉलीस्टाइरीन प्रोडक्ट ही है लेकिन वो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन फॉर्म है. ठीक है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन फोम है आपका थर्माकोल. अब ये जो आपका स्टायरोफोम है ये थोड़ा लाइट ब्लू कलर का होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है. ठीक है, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है और इसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी दैट इज इंसुलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो इन सारी प्रॉपर्टी के वजह से हम इसको यूज करते हैं. स्टायरोफोम इज द मटेरियल विच इज यूज्ड इन साउंड प्रूफिंग. क्वेश्चन नंबर 4. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं CNG, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है मीथेन. ठीक है, अब ये जो ब्यूटेन है वो प्रेजेंट होता है किसमें? LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, हाईली इनफ्लेमेबल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है. एक्वेटिक वीड जो सबसे प्रॉब्लमैटिक है वो कौन सा है? आपका आइकॉर्निया. आइकॉर्निया क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ. ये आपका हाइड्रोफाइट है और इसका पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू होता है. ऑल्दो ये हाइड्रोफाइट्स है, वाटर पॉलिनेटर होना चाहिए बट स्टिल इसका एयर पॉलिनेशन होता है. और इसके अलावा जो यहाँ पे एजोला है या वॉल्फिया है या ट्रैपा, ये तीनों आपके प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड. ये ट्रैपा क्या है? इट्स अ फ्रूट. आप ने सुना होगा सिंघाड़ा, ये भी हाइड्रोफाइट है, पानी में होता है. ठीक है, तो ये सिंघाड़ा एक फ्रूट है, ये प्रॉब्लम नहीं कॉज करता. एजोला जो है वो क्या है? इट्स अ मॉस्किटो फोन. इसका एक दूसरा नाम है मॉस्किटो फोन, उसी के जैसा बहुत छोटा सा होता है ये, वो मॉस्किटो फोन कहते हैं या वाटर वेलवेट कहते हैं. वाटर वेलवेट ये टेरिडोफाइट है. ओके, ये टेरिडोफाइट है. उसके साथ साथ एक और इसमें कैरेक्टरिस्टिक है कि जो आपका एजोला है
जो आपका एजोला है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है एनाबीना के साथ, और एनाबीना क्या करता है, एनाबीना जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, म्यूचुअलिज्म प्रॉपर्टी होती है। तो एजोला आपका एकमात्र टेरिडोफाइट है जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है। वोल्फिया जो है वो एक स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इट इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट या स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आप इसको कह सकते हो, एंजियोस्पर्म, ओके। और जो आपका वोल्फिया है इसको हम लोग इंडियन डकवीट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर, आइकॉर्निया। एंड आइकॉर्निया इज नॉन इंडिजिनस, बाहर से आया हुआ प्लांट है ये, ठीक है, नॉन इंडिजिनस। तो ये क्या रिलीज है, कंपटीशन को जो है वो बढ़ाता है। जहां भी आपको वाटर बॉडी इस तरीके से खूब ज्यादा दिख जाएगी, अगर एक भी आइकॉर्निया इसमें आ गया तो इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन रेट इसका इतना हाई होता है कि पूरी की पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है। और कवर करने के साथ साथ जो नीचे कोई भी एनिमल या कोई भी रह रहा है तो उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो अंदर ही अंदर मर जाते हैं। तो आइकॉर्निया जो है वो इतना एक तरीके से थ्रेट भी है, आप ये भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है वो समझिए। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए कि वाटर में, ठीक है, पहली बात बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है वो समझ लेते हैं। मरकरी और डीडीटी दोनों की वजह से होता है। तो बी एंड सी, डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों को, मरकरी और डीडीटी, ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक्सक्रीशन के थ्रू या हमारे बॉडी में आ गए तो मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से रिलीज भी नहीं होगा, यानी कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी है इसमें, जहां भी जाएगा वहां पे एक्यूमुलेट, वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी में किसी तरीके से डीडीटी चला गया, ठीक है, और उसका अप्रोक्सीमेटली जो वेट है वहां पे 0.003 है, ठीक है। फिर उस वाटर में रह रहा कोई जू प्लैंकटन है, उस वाटर में कोई जू प्लैंकटन रहता है, ठीक है। जू प्लैंकटन ऑब्वियसली पानी जो है वो अपने बॉडी के अंदर लेगा, ठीक है। बॉडी के अंदर लिया उसने तो डीडीटी का लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो पानी ज्यादा अमाउंट लेगा उसने पानी का, ठीक है। तो डीडीटी का लेवल बढ़ेगा, कितना बढ़ा, 0.04 ppm, ठीक है। अब उस जू प्लैंकटन को, अब देखिए जू प्लैंकटन में अपना खुद का भी डीडीटी है जो उसने लिया, और वाटर जो उसने लिया उसका भी डीडीटी है, तो दोनों का डीडीटी बढ़ गया। तो ये जो स्मॉल फिश ने जब इस जू प्लैंकटन को खाया, ठीक है, तो दोनों का डीडीटी जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो स्मॉल फिश में डीडीटी का लेवल कितना बढ़ गया, 0.5, ठीक है। कहाँ 0.003 था, अब कितना है 0.5। अब इस स्मॉल फिश को मान लीजिए किसी लार्ज फिश ने खाया। अब लार्ज फिश जो है वो एक ही स्मॉल फिश तो खाएगी नहीं, अगर एक खाती तो 0.5 पहुंचता, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे स्मॉल फिश खाएगी, ठीक है। जब बहुत ज्यादा स्मॉल फिश खाएगी तो इसके अंदर जो डीडीटी का लेवल होगा वो अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाएगा 2 ppm, ठीक है। इस लार्ज फिश को कोई एक फिश ईटिंग बर्ड खाएगी, ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड। अब ये देखिए ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। लार्ज फिश को किसी फिश ईटिंग बर्ड ने खाया, वो एक फिश तो खाएगी नहीं, वैसे कई सारे फिश खाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो डीडीटी का लेवल है वो कितना बढ़ गया, 25 ppm। यानी कि देखिए वाटर बॉडीज के साथ साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला गया, एक्यूमुलेशन जो है वो स्टोर, यानी कि जो आपका डीडीटी है वो स्टोर होता चला गया, तो इसका लेवल जो है वो बढ़ता चला गया धीरे धीरे। आप देख रहे हो 0.003 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एक्यूमुलेट होके ये 25 ppm पहुंच गया, ये जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। So question number 6 का D is the correct answer. So with this, thank you.